नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम से महसूस हो चुका होगा कि आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज जो हम यहां पर बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आपके वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के बारे में आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं, एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि वास्तव में वायुमंडल कहाँ किसे जाता है, एटमॉस्फेयर कहाँ किसे जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि आपके पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसों का आवरण, याद रखिएगा, आपकी पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसों का आवरण जो है उसी को आप वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वायुमंडल की संरचना की अगर हम बात करें, वायुमंडल के संगठन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो आपके वायुमंडल में पाया क्या जाता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे वायुमंडल में क्या पाया जा रहा है, गैसों का समूह पाया जा रहा है। ठीक है, और गैसों का समूह जो पाया जाता है, उन गैसों के अलावा, ठीक है, यहां पर गौर कीजिएगा, आपके वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही केंद्र, ठीक है, आर्द्रता ग्राही केंद्र पाए जाते हैं। यहां आर्द्रता ग्राही केंद्र से मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है, इन्हें कहा जाता है बेसिकली, इसमें आ जाते हैं धूल या धुएं के कण। क्या आ जाते हैं? धूल या धुएं के जो कण होते हैं, इनको आप आर्द्रता ग्राही कण के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके वायुमंडल में और क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है, आपके वायुमंडल में यहीं पर तीसरी चीज जो पाई जाएगी उसको बेसिकली आप नाम देते हैं, वो होते हैं जल वाष्प। ठीक है, क्या होती है? वाटर वेपर। ये तीन चीजें जो है, ये जब ये आपस में मिलती हैं तो ये आपके वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही तैयार हो जाएगा कि वायुमंडल का संगठन या वायुमंडल के संगठन में कौन कौन शामिल होता है, कंपोजिशन में कौन कौन शामिल होता है। तो आपको याद रखना है, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, इसके अलावा धूल या धुएं के कण पाए जाते हैं, और इसके अलावा जलवाष्प या वाटर वेपर हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। यहां पर गौर करने वाली बात है कि आपसे पूछ लेता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, आपसे कहेगा कि हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं, उन गैसों का क्रम आपसे पूछ लेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है। गैसों के क्रम पर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, गैसों का क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है, गैसों की अगर हम बात करें तो हमारी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस उपलब्ध है वो है आपकी नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा लगभग 78.2% होती है। दूसरे नंबर पर जो गैस आपके वायुमंडल में पाई जाती है वो है आपकी ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा लगभग 20.8% के आसपास है। तीसरे नंबर की जो गैस है वो आपकी यहां पर पाई जाती है, इसे आप लोग कहेंगे ऑर्गन। ऑर्गन जो है, इसकी मात्रा लगभग 0.93% के आसपास है। इसके अलावा चौथे नंबर की गैस जो है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका परसेंटेज लगभग 0.03% के आसपास है। ठीक है, तो यहां पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे कहेगा हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का क्रम बताइए। तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पर देखिएगा, लगे हाथ में इनके बारे में भी आपको बता देता हूं, नाइट्रोजन की विशेषता क्या है। तो नाइट्रोजन की विशेषता की हम बात करें तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा वाली जो गैस है वह है नाइट्रोजन है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो होता है, इस नाइट्रोजन से बेसिकली प्रोटीन का जो सबसे छोटी इकाई होती है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जिसे अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है, उस अमीनो एसिड के निर्माण में नाइट्रोजन भाग निभाती है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पौधों को बढ़ने के लिए, पौधों को वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डायरेक्टली उसको नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में, है ना, जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन को इकट्ठा किया जाता है, जिसका प्रयोग पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है। सुना होगा आपने, दाल वाली फसलें जो होती हैं, वो दाल वाली फसलों की जड़ें जो होती हैं, उन जड़ों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया के द्वारा वहां पर नाइट्रोजन को इकट्ठा किया जाता है, जो पौधों की वृद्धि में क्या होती है, सहायक होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपको पता है, इसे प्राणदायी गैस के नाम से भी जानते हैं। इसे प्राणदायी गैस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर यदि जीवन पाया जा रहा है तो उसके पीछे जो मेन रीजन है वह है ऑक्सीजन की उपलब्धता। इसके अलावा यहां पर याद रखिएगा ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस होती है ना। नाइट्रोजन गैस जो होती है यह हमारे वातावरण की ऑक्सीजन को जलने से बचाती है। यदि नाइट्रोजन गैस ना हो तो वातावरण की समस्त ऑक्सीजन अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तो आपको यह भी याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन को जलने से बचाती है। इसके अलावा ऑर्गन की बात करें
ऑर्गन जो है इसके बारे में आपको फैक्ट याद रखना है कि वातावरण में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा वाली अक्रिय गैस, नॉन एक्टिव गैस बोलते हैं इसको, है ना, वातावरण में पाई जाने वाली सबसे, नॉन एक्टिव कह लीजिए या इनएक्टिव कह लीजिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है वातावरण में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा वाली अक्रिय गैस जो है वो है आपकी ऑर्गन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, वैसे तो ये सारी की सारी भारी गैसें हैं, इनमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की एक विशेषता आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर जाकर इकट्ठा हो जाती है ना। और जब वो कुछ ऊंचाई पर जाकर इकट्ठा हो जाती है तो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं जब हमारे धरातल से टकराकर वापस लौटती हैं, यानी परावर्तित किरणें जो होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की परत है वो उसको नीचे ही रोक देती है। और जब वो नीचे ही रुक जाएगी तो उससे आपके वातावरण या आपकी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे हरित गैस प्रभाव के नाम से जाना जाता है, जिसे बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि हरित गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो यहां पर आंसर आप देना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखिएगा जलवाष्प की बात करते हैं। जलवाष्प क्या है? तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से जो जल, जो पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ इकट्ठा हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वह आपका जलवाष्प या वाटर वेपर कहलाता है। और आपको याद रखना है कि जलवाष्प भी हरित गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हरित गैस प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपको याद रखना है हरित गैस प्रभाव के लिए जलवाष्प और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसके अलावा अगर हम आर्द्रताग्राही केंद्रों की बात करें, धूल या धुएं के कणों की बात करें, तो आपके वातावरण में जो धूल या धुएं के कण पाए जाते हैं इनकी भी अलग उपयोगिता है, ठीक है। धूल या धुएं के कण जो होते हैं वो वातावरण की जलवाष्प को इकट्ठा होने के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे बादलों का निर्माण होता है ना। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? इसे आर्द्रताग्राही केंद्र भी कहा गया है। धूल या धुएं के कणों को क्या कह दिया जाता है? आर्द्रताग्राही केंद्र भी कहा जाता है। यहां तक सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, किसी में भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं वातावरण की परतों के पास, ठीक है। वातावरण की परतों के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में लेयर कौन कौन सी पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि हमारे वातावरण में सबसे, यानी कि जब आप पृथ्वी से, धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर जाने पर ये जो आपको यहां तक दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपका एरिया है, इस एरिया को नाम दिया जाता है ट्रोपोस्फेयर, है ना। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, या इसे हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, इसे कहेंगे हम क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे। क्षोभ मंडल की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल की मोटाई धरातल से लगभग 18 किलोमीटर तक पाई जाती है ना। आपको याद रखना है क्षोभ मंडल की मोटाई जो होती है, ट्रोपोस्फेयर की जो मोटाई होती है, वो विषुवत रेखा पर या फिर भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर लगभग 18 किलोमीटर के आसपास। और यही अगर आप ध्रुवों पर देखते हैं तो ध्रुवों पर इसकी मोटाई लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होती है। ये चीज विशेष तौर पर याद रखिएगा। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे निचली परत जो है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसकी मोटाई आपके भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक, और आपके ध्रुवों पर इसकी मोटाई जो होती है वो लगभग 8 किलोमीटर होती है। इसके अलावा क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल के बारे में 2-4 महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में आपको काफी मदद करने वाले हैं। क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है क्षोभ मंडल जो है, इस क्षोभ मंडल में ही मौसम से संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं, है ना। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मतलब बादलों का निर्माण होना, बारिश का होना, बिजली का कड़कना, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इसके अलावा क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। यह चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहीं पर क्षोभ मंडल में ही, क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल भी कहा जाता है, इसे कन्वेक्शनल जोन भी कहा जाता है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहां पर ताप में, क्योंकि ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, तो यहां पर मौसमी, जितनी भी तापमान में तेजी के साथ कमी आने के कारण ही यहां पर मौसम सभी संबंधित सभी घटनाएं जो हैं वो आपकी यहीं पर घटित होंगी, है ना। इसके बाद देखिएगा दूसरी परत जो है, इस दूसरी परत को आप कह रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे बेसिकली हिंदी में आप समताप मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। समताप मंडल की अगर हम बात करें तो समताप मंडल की जो ऊंचाई है ये आपकी धरातल से लगभग 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र,
ठीक है, 50 किलोमीटर तक का, यानी कि ट्रोपोस्फीयर से ऊपर की तरफ 50 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसे आप स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल के नाम से जानते हैं। यहां पर एक दो क्वेश्चन आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि समताप मंडल का निचला भाग, देखो इसे नाम दे रहे हैं समताप, मतलब यहां पर तापमान जो होता है वो स्थिर हो जाता है। तापमान में जो आपकी जो यहां पर जैसे हम देख रहे थे कि स्ट्रेटोस्फीयर जो था या क्षोभ मंडल जो था, वहां पर ऊपर की ओर जाने पर तापमान में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। लेकिन यहां पर क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है कि समताप मंडल में तापमान जो होता है वो लगभग स्थिर अवस्था में आ जाता है, स्टेबल पोजीशन में आ जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज कहां उड़ाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि हवाई जहाज उड़ाने की जो आदर्श कंडीशन पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में या समताप मंडल में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है समताप मंडल के ही ऊपरी भाग में, है ना, समताप मंडल के ऊपरी भाग में लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच, ठीक है, समताप मंडल के ऊपरी भाग में लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच यहां पर एक गैस पाई जाती है, और यह गैस जो है इसे आप जानते हैं ओजोन के नाम से, है ना, और इसी वजह से इसको ओजोन परत या ओजोन लेयर भी कहा जाता है। ओजोन की अगर हम बात करें तो आपसे क्वेश्चन आएगा, आपसे कहेगा कि ओजोन परत क्या करती है, ओजोन परत हमें किस तरीके से लाभ पहुंचाती है। तो आपको याद रखना है कि बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जामिनर का बार बार पूछा जाने वाला कि ओजोन परत जो है वो आपके सूर्य के प्रकाश के साथ आने वाली हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेज, जिन्हें आप पराबैंगनी किरणों के नाम से जानते हैं, तो उन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अर्थात अगर ओजोन गैस ना हो तो जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्ट पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाएंगी और आपके मानव जाति को कहीं ना कहीं वो बीमार करने का कार्य करेंगी, नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए ओजोन परत जो है ये हमारी अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने का कार्य करती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्तमान में CFC गैस के कारण, ये भी आपसे पूछा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण, CFC गैस के कारण आपके ओजोन परत जो है उस ओजोन परत में छिद्र, सुना होगा आप लोगों ने, ओजोन परत में छिद्र की घटना सुनाई देती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ओजोन परत में छिद्र का मतलब क्या है, तो आप बताइएगा कि जब ओजोन गैस के अणुओं की सांद्रता में कमी आने लगती है ना, जो ओजोन गैस के अणु हैं उनका सैचुरेशन जो है, उनकी सांद्रता जो है, जब उसमें कमी आने लगती है, ओजोन गैस के अणुओं में कमी आने लगती है, तो उस स्थिति को ओजोन परत में छिद्र कहा जाता है। और आपको याद रखना है ऐसा पहला चित्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया था। कहां देखा गया था? अंटार्कटिका महाद्वीप पर देखा गया था, जो बेसिकली एक जलवायु के अगर हम नजरिए से देखें तो ये एक घातक स्थिति है, जो मतलब आपके वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगले की अगर हम बात करें तो अगली परत जो है इसे कहा जाता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर या इसे हिंदी में आप कहेंगे ये आपकी कहलाती है मध्य मंडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई कहां तक होगी तो आपको याद रखना है ये आपका 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पाई जाएगी। कहां तक? 80 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पाया जाएगा मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में आपको याद रखना है कि मध्य मंडल में तापमान में एक बार फिर से, ठीक है, मध्य मंडल में तापमान में एक बार फिर से क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। ठीक है, और तापमान तेजी के साथ में गिरने लगता है। तो कभी कभार आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लेगा कि वातावरण में पाई जाने वाली परतों में सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर जो आपको लगाना है वो आपको लगाना है मध्य मंडल। ठीक है, इसके बाद चलिएगा ऊपर की तरफ, ये आपकी कहलाती है थर्मोस्फीयर या इसी को आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। आयनोस्फीयर या इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, आयन मंडल। और थर्मोस्फीयर की बात करें तो थर्मोस्फीयर के आधार पर इसे ताप मंडल कहा जाता है। ठीक है, अब आपको यह याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कहां तक होगी, तो यह लगभग 640 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। कहां तक का? 640 किलोमीटर तक का क्षेत्र। थर्मोस्फीयर की अगर हम बात करें, आयनोस्फीयर की बात करें, तो आपको यहां पर याद रखना है कि यहां पर परमाणु की चार्ज अवस्था पाई जाती है, यहां परमाणु की आवेशित अवस्था पाई जाती है, जिसे आयन कहा जाता है। जब ये आयन आपस में टकराते हैं तो आपस में टकराकर ये तापमान उत्पन्न करते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं, तो यहां का टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इस मंडल को ताप मंडल भी कहा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है आयन मंडल के बारे में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि यहां पर क्या होता है, यहां पर ताप बहुत अधिक होता है, सर्वाधिक वायुमंडल की सभी परतों में सबसे अधिक तापमान तापमंडल में होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि हमारी पृथ्वी से छोड़े जाने वाले संचार उपग्रह,
संचार उपग्रह जिन्हें बेसिकली आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। हमारी पृथ्वी से छोड़े जाने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह जो हैं, इनको आप थर्मोस्फीयर या आयन मंडल में ही स्थापित करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो आपका कम्युनिकेशन वाली घटना है या जो संचार जो आपका हो पा रहा है, उस संचार के होने के पीछे मेन रीजन यही उपग्रह है, यही सैटेलाइट है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश के साथ में जो चार्ज पार्टिकल आते हैं, वो चार्ज पार्टिकल आकर आयन मंडल के कणों से आकर टकरा जाते हैं, और जब ये टकराते हैं तो इनके टकराने से एक चमक पैदा होती है जिसे ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है, या फिर भैया इसको पोलर लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोलर लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये ध्रुवीय ज्योति जो है, इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि यह घटना, मैंने आपको बताया कि सूर्य के प्रकाश के साथ में आने वाले चार्ज पार्टिकल आयन मंडल के आपके आवेशित कणों के साथ जब टकराते हैं तो उनसे एक चमक उत्पन्न होती है, जिस चमक को ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है। यह चमक ध्रुवों पर दिखाई देती है। ठीक है, क्यों दिखाई देती है? तो उसका कारण यहां पर आप देख सकते हैं, थर्मोस्फीयर की मोटाई जो है वो ध्रुवों पर क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है ना। तो आपको याद रखना है, यह एक स्पेशल घटना है जो केवल और केवल कहां दिखाई देती है? ध्रुवों पर दिखाई देती है। इसी वजह से इसे ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। और आपको याद रखना है, अगर यह घटना उत्तरी ध्रुव पर दिखाई दे, अगर यह घटना दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई दे, तो आपको याद रखना है कि अगर यह घटना उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है तो इसे ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, या हिंदी में इसको सुमेर ज्योति कहते हैं। और अगर यह घटना आपको दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई दे रही है तो दक्षिणी ध्रुव पर आपको याद रखना है, इस घटना को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में इसके लिए शब्द आएगा कुमेर ज्योति। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि ऑरोरा बोरियलिस या सुमेर ज्योति या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी कुमेर ज्योति की घटना कहां घटित होती है, तो यह भी आपके थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर या आयन मंडल में घटित होती है ना। यह चीज सभी को क्लियर होगी। इसके ऊपर की तरफ अगर आप चले जाएं तो फिर आपकी पृथ्वी की अंतिम परत, पृथ्वी के वायुमंडल की अंतिम परत आएगी, जिसे एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जिसे बाह्य मंडल भी कहते हैं, है ना, बाह्य मंडल भी कहते हैं। और आपको याद रखना है कि इस मंडल में जो गैसें होती हैं वो गैसें धीरे धीरे विरल होती जाती हैं और फिर जाकर ब्रह्मांड में मिल जाती हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि एक्सोस्फीयर में, बाह्य मंडल में हमारी पृथ्वी से छोड़े जाने वाले भूस्थैतिक उपग्रह, ठीक है, भूस्थैतिक उपग्रह जिन्हें बेसिकली जियोस्टैटिक सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोस्टैटिक सैटेलाइट कहते हैं। वो स्थापित किए जाते हैं और इनकी स्थापना जो की जाती है वो कितनी ऊंचाई पर की जाती है? तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर की जाती है। भूस्थैतिक उपग्रहों का प्रयोग जलवायु के बारे में जानकारी देने में, मौसम की जानकारी देने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो दो उपग्रह, संचार उपग्रह कहां लगाए जाते हैं? तो आयन मंडल में लगाए जाते हैं। और भूस्थैतिक उपग्रह कहां स्थापित किए जाते हैं? तो आंसर आपको देना है एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल में किए जाते हैं। ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप लोगों को वायुमंडल चैप्टर पूरी तरीके से 100% तरीके से समझ में आ चुका होगा। एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।